वेल डीमन स्लेयर तो आप सभी ने देखा ही होगा और ये भी देख चुके होंगे कि हर एक कैरेक्टर की कोई ना कोई सैड बैक स्टोरी रही है और उन्हीं में से मैं आज आपको डीमन स्लेयर की टॉप 10 सैडेस्ट बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा और हाँ साथ ही हर एक बैक स्टोरी को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं डीमन स्लेयर की टॉप 10 सैडेस्ट बैक स्टोरी को। तो नंबर 10 पर आती है ग्योमे की बैक स्टोरी और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि ग्योमे स्टोन ब्रीथिंग का यूज करता है और एक करंट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा है। तो यहाँ पर बात करते हैं ग्योमे की पास्ट की। तो जब ग्योमे का जन्म हुआ था तभी उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और कुछ समय बाद उसके फादर की भी डेथ हो गई और जब ग्योमे 4 साल का था तब उसे एक बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसे अंधा होना पड़ गया और फिर ग्योमे एक टेंपल के अंदर रहने लग गया जहाँ पर उसके साथ और भी कई सारे बच्चे रहते थे। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा डीमन का था क्योंकि वो टेंपल जंगल के अंदर था और इन डीमन से बचने के लिए ग्योमे हर रात विस्टेरिया फ्लावर को जलाकर उसे टेंपल के बाहर रख देता था ताकि कोई भी डीमन वहाँ पर ना आए। और यहाँ पर ग्योमे के साथ 9 और बच्चे रहा करते थे जिनमें से एक बच्चा था काइगाकू। और डीमन स्लेयर में काइगाकू किस तरह का कैरेक्टर है ये तो आपको पता ही होगा। और काइगाकू यहाँ इस टेंपल में भी टेंपल के पैसे चुराता था और इससे परेशान होकर लोगों ने काइगाकू को टेंपल से बाहर निकाल दिया। और फिर वो रात में जब जंगल में घूम रहा होता है तब उसे एक डीमन दिख जाता है और सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए काइगाकू ने टेंपल में रह रहे लोगों के बारे में बता दिया। और फिर काइगाकू उस टेंपल के बाहर लग रही विस्टेरिया फ्लावर को हटा देता है और जिससे वो डीमन टेंपल पर हमला कर देता है। और टेंपल के अंदर इस डीमन को देखकर सभी बच्चे घबरा जाते हैं लेकिन ग्योमे कहता है तुम लोग डरो मत, मेरे पीछे आ जाओ। लेकिन वो बच्चे नहीं मानते और इधर उधर भागते रहते हैं जिससे वो डीमन उन बच्चों को मार देता है। लेकिन एक बच्ची जिसका नाम सायो होता है वो ग्योमे के पीछे ही छुपी होती है जिस वजह से वो डीमन उस बच्ची को नहीं मार पाता क्योंकि ग्योमे उस बच्ची को उस डीमन से बचा रहा था और डीमन को उसके पास भी नहीं आने दे रहा था। और तो और सायो को बचाने के लिए ग्योमे पूरी रात उस डीमन से लड़ते रहे और सुबह होते ही वो डीमन सनलाइट में मारा जाता है। और जब वहाँ पर लोग आते हैं तब वो देखते हैं कि ग्योमे खून से सना हुआ होता है और साथ ही वहाँ पर कई सारे बच्चे मरे हुए होते हैं। जब कुछ लोग उस बच्ची से पूछते हैं कि आखिर ये सब किसने किया तब वो बच्ची डर की वजह से ग्योमे पर नाम लगा देती है और फिर ग्योमे को कारावास में बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आते हैं अपने उबियाशिकी जो कि समझ जाते हैं कि ग्योमे ने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक डीमन को मारा है और उनको भरोसा होता है कि ग्योमे एक अच्छा पर्सन है, इसलिए वो ग्योमे को वहाँ से बचाते हैं और उसे बना देते हैं एक डीमन स्लेयर। और ग्योमे के पास इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो 2 महीने के अंदर ही एक आशिरा बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो आखिरकार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा बन जाते हैं। तो यहीं पर खत्म होती है अपने ग्योमे की बैक स्टोरी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है क्योंकि ग्योमे की जब मुजान के साथ फाइनल फाइट हुई थी तब हमें इसका थोड़ा सा रेफरेंस बताया जाता है कि ग्योमे के साथ जो बच्चे थे वो भाग नहीं रहे थे बल्कि वो ग्योमे को उस डीमन से बचा रहे थे। और जब ग्योमे को इस बारे में पता चलता है तो लिटरली वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो ये तो थी अपने ग्योमे की बैक स्टोरी। तो चलिए अब चलते हैं नंबर 9 वाली बैक स्टोरी की तरफ। तो अब नंबर 9 पर आती है रूई की बैक स्टोरी। ये स्टोरी लिटरली काफी ज्यादा सैड थी। जब रूई एक ह्यूमन था तब वो काफी ज्यादा कमजोर था और तो और वो इतना कमजोर था कि उसे सांस लेने में भी दिक्कत होती थी और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसे चलने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन हाँ रूई की इस कमजोरी की वजह से उसके घर वालों को तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। उसके घर वाले बस यही चाहते थे कि रूई जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यहाँ तक कि रूई के माता पिता भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन यहाँ पर मुजान ने आकर रूई को अपने काबू में कर लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें पावरफुल बना दूंगा जिससे तुम अपने सारे काम खुद कर पाओगे। और यहाँ पर रूई मुजान के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक डीमन बन जाता है। और यहाँ पर रूई के माता पिता रूई को अच्छी हालत में देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब होती है जब रूई एक दिन एक इंसान को मारकर अपने घर में ले आया और उसे खाने लग गया क्योंकि हमें पता है कि डीमन को जिंदा रहने के लिए ह्यूमन ब्लड की जरूरत होती है। रूई के माता पिता इन सबको देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि रूई पूरी तरीके से डीमन बन चुका है। और फिर रूई के पिताजी तय करते हैं कि वो रूई को मार डालेंगे और खुद भी मर जाएंगे क्योंकि अब उनसे ये दुख दर्द बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन जब रूई को ये पता चल जाता है तब वो अपने परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और बाद में इसका उसे कई ज्यादा पछतावा भी होता है। लेकिन यहाँ पर मुजान रूई को और ज्यादा मैनिपुलेट कर देता है कि उसने जो भी किया वो सही किया। और फिर रूई अपने घर को छोड़कर पहाड़ों में जाकर रहने लग जाता है और फिर मुजान से परमिशन लेकर वो अपनी खुद की एक डीमन फैमिली बनाता है। और यहाँ पर रूई की डीमन फैमिली पहाड़ों में आने वाले लोगों को मारकर उनके ब्लड को कंज्यूम कर लेते हैं और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसके बाद तो हमें पता ही है कि किस तरह तांजीरो पहाड़ों में आया और उसने रूई को खत्म कर दिया, इसीलिए इस पॉइंट को हम स्किप करते हैं। तो नंबर 8 पर आती है अपने लव आशिरा मित्सुरी की बैक स्टोरी। देखो मित्सुरी की जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो बाकी सभी बच्चों से कई ज्यादा थी और मित्सुरी के बाल बचपन से ही ऐसे नहीं थे बल्कि वो बचपन में एक खास तरह की डिश खाया करती थी जो कि थी साकुरा मोशी और वो डिश मित्सुरी की फेवरेट डिश थी, इसलिए वो मित्सुरी उस डिश को काफी ज्यादा खाया करती थी जिससे उसके बाल गुलाबी हो गए। और ऐसे में मित्सुरी बाकी सभी लड़कियों से काफी अलग हो गई क्योंकि एक तो उसमें अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ थी और उसके बाल भी पिंक थे, साथ ही वो काफी ज्यादा खाना खाया करती थी। और अब एक ऐसा टाइम आया जिसमें मित्सुरी को अपने लिए एक हस्बैंड चुनना था, लेकिन कोई भी लड़का मित्सुरी को अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मित्सुरी बाकी सभी लड़कियों से काफी अलग थी। लेकिन एक बार मित्सुरी ने अपने बालों का रंग भी काला कर दिया और उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसे भी छिपा लिया, साथ ही उसने ज्यादा खाना भी बंद कर दिया। तभी उसका करके देखते हुए एक लड़के ने उसे पसंद कर लिया। वैसे तो उस लड़के को पता ही नहीं था कि मित्सुरी के पास ऐसी पावर भी है, लेकिन फिर भी मित्सुरी के मन में यही था कि जब उस लड़के को मित्सुरी के बारे में असलियत पता चलेगी तब वो उसके बारे में क्या सोचेगा। और यही बात
बाद मित्सुरी को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा सता रही थी। और कुछ ही समय बाद मित्सुरी ने इस रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया और कुछ ही समय के अंदर मित्सुरी एक पर्सन से मिली जो कि थे कगाया उबुयाशिकी। और उबुयाशिकी ने मित्सुरी को कहा था कि आखिर क्यों तुम एक नॉर्मल पर्सन होने का नाटक कर रही हो, इससे अच्छा तो जो फिजिकल स्ट्रेंथ तुम्हें गिफ्ट में मिली है उसका तुम अच्छे से यूज करो और लोगों की मदद करो। और उबुयाशिकी मित्सुरी को एक डीमन स्लेयर बनने का ऑफर देती है। मित्सुरी भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। अब मित्सुरी की ज्यादा स्ट्रेंथ की वजह से वो काफी जल्दी ही हाशिरा की पोजीशन तक पहुंच जाती है। और डीमन स्लेयर कॉर्प्स में रहते हुए मित्सुरी को एक आइडिया आता है कि वो डीमन स्लेयर में ही अपने लिए एक हस्बैंड को चुन लेगी जो कि उसी की तरह हो, लेकिन उसे ऐसा कोई मिला ही नहीं जो मित्सुरी को एक्सेप्ट कर सकती हो। और जब मिला तब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो अब नंबर 7 पर आती है इनोस्के की बैक स्टोरी। तो इनोस्के की बैक स्टोरी में हमें पता चलता है कि इनोस्के के जो फादर थे वो काफी ज्यादा ड्रंक किया करते थे और वो इनोस्के की माँ को बहुत ज्यादा मारा करते थे। और एक दिन इनोस्के की माँ इन सबसे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो इनोस्के को लेकर वहाँ से भाग देती है। इनोस्के की मदर का नाम कोटोहा था और वो अपने पति की मार की वजह से काफी ज्यादा डर जाती है। और फिर इनोस्के की माँ उसे एक मंदिर में लेके चली जाती है जो कि था डोमा का पैराडाइज कर्ड। और फिर वो पैराडाइज कर्ड की मेंबर बन जाती है और वहीं पर डोमा के साथ रहने लगती है। और यहाँ पर डोमा डिसाइड करता है कि वो इनोस्के की मॉम को कुछ नहीं करेगा, लेकिन इनोस्के की मॉम इतनी ज्यादा सुंदर थी कि डोमा का भी दिल वहाँ पर पिघल जाता है। तब डोमा सोचता है कि जब तक ये नेचुरल डेथ में नहीं मर जाती तब तक मैं इसे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन कोतोहा को पता चल जाता है कि डोमा एक डीमन है और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन्हें डोमा धीरे धीरे करके खा जाता है। कोतोहा ये सब देख के काफी ज्यादा डर जाती है और वो यहाँ से भाग देती है। साथ ही वो सोचती है कि अगर उसे कोई इंसान मिल जाए तो वो इनोस्के को उसे दे देगी, पर कोतोहा को एक भी इंसान नहीं मिलता और वो भागते भागते एक माउंटेन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए कोतोहा सोचती है कि वो इनोसुके को डोमा के हाथों नहीं मरने देगी, इसीलिए वो इनोस्के को पानी में फेंक देती है। और यहाँ पर डोमा भी आ जाता है और वो कोतोहा को वापस ले जाता है और फिर वो उसे मार डालता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनोस्के बहता बहता एक सुअर के झुंड में चला जाता है और फिर वो उन्हीं के साथ रहने लग जाता है, साथ ही उन्हीं के साथ खाता पीता और खेलता है। और इनोस्के जिस मास्क को पहनता है वो उसी सुअर का मास्क था जो सुअर उसे बिल्कुल माँ की तरह रखती थी। और उस सुअर के मरने के बाद इनोस्के ने उसके सिर का मास्क बना लिया और उसे पहनने लगा ताकि वो उस सुअर के प्रति अपनी रिस्पेक्ट को बता सके। और उसी जंगल के पास एक अंकल का घर था और इनोस्के उस अंकल के पास जाया करता था। वो अंकल इनोस्के को खाना भी खिलाया करते थे और जब इनोस्के की तबीयत खराब रहती थी तब उसकी देखभाल भी किया करते थे। और एक दिन उन्होंने इनोस्के के कपड़े पर एक नाम नोटिस किया, वो नाम था इनोसुके का। और इस तरह इनोस्के को अपना नाम पता चला और इसी तरह से इनोस्के का जीवन पूरा जंगल में बीता और उसने डीमन से लड़ना भी शुरू कर दिया। और तो और इनोस्के डीमन को मार भी देता था। और एक दिन इनोस्के एक डीमन स्लेयर से मिलता है और उसकी तलवार को उससे छीन लेता है। और उसके बाद इनोस्के और भी कई सारे डीमंस को मार देता है। और फिर इनोस्के को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में पता चलता है और इनोस्के उसे ज्वाइन कर लेता है। तो यहाँ पर खत्म होती है अपने इनोस्के की बैक स्टोरी। और अब नंबर 6 पर आती है मुइचिरो तोकितो की बैक स्टोरी। वेल, मुइचिरो की बैक स्टोरी में हमें पता चला था कि मुइचिरो का एक ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम था युइचिरो। जब ये दोनों ब्रदर 10 साल के हुए थे तब इनकी माँ काफी ज्यादा बीमार हो जाती है। तब इनके फादर पहाड़ों में एंटीडोट ढूंढने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर वहाँ काफी तेज तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो वहीं पर मारे जाते हैं। और फिर हम देखते हैं मुइचिरो की मदर का सीन जहाँ पर उसे सही टाइम पर एंटीडोट न मिलने की वजह से वो भी मारी जाती है। यहाँ पर दोनों भाई अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए काम करने लग जाते हैं और दोनों ही लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा करते हैं। यहाँ पर दोनों ही भाई की पर्सनैलिटी काफी अलग थी। जहाँ पर मुइचिरो लविंग और काइंडनेस था, वहीं पर उसका बड़ा भाई जो युइचिरो था वो काफी ज्यादा रूड था। और ये दोनों कोकुशिबु के ही डिसेंडेड थे। और यहाँ पर लेडी अमाने इन दोनों से मिलने भी आती थी ताकि ये डीमन स्लेयर बनने के ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन युइचिरो हर बार मना कर देता था। गर्मियों के दिनों में ये अपने घर का दरवाजा खोल के सोया करते थे, लेकिन एक दिन एक डीमन ने इन पर हमला कर दिया, लेकिन युइचिरो ने मुइचिरो को बचाने के चक्कर में अपने आप के हाथ कटवा लिया। और फिर युइचिरो उस डीमन से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो डीमन युइचिरो को बिल्कुल अधमरा कर देता है। और फिर मुइचिरो उस डीमन से सुबह होने तक लड़ता रहता है और आखिर में वो उसे सनलाइट में लाकर मार देता है। और उसके बाद वो युइचिरो के पास चला जाता है और उसका हाथ पकड़कर वहीं पर लेट जाता है जब तक कि उसे लेडी अमाने बचाने नहीं आ जाती। जब लेडी अमाने वहां पर आती है तो वो देखती है कि मुइचिरो अभी तक जिंदा है और वो उसे ले जाकर उसका ट्रीटमेंट करती है जिससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मुइचिरो अपनी मेमोरी को खो देता है। मुइचिरो का माइंड भले ही सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उसकी बॉडी कुछ भी नहीं भूली थी। मुइचिरो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है और वो सिर्फ 2 महीने के अंदर ही एक हाशिरा बन जाता है। तो यहाँ पर खत्म होती है अपने मुइचिरो तोकितो की बैक स्टोरी। तो अब नंबर 5 पर आती है दाकी और ग्योतारो की बैक स्टोरी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्योतारो एक काफी ज्यादा गरीब परिवार में पैदा हुआ था, साथ ही वो काफी बुरा दिखता था और उसके आस पड़ोस के लोग उसे नाली का कीड़ा कहकर बुलाते थे। ग्योतारो की माँ भी उसे कई बार मारने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हर बार बच जाता था। यहाँ तक कि ग्योतारो को खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था, वो कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना गुजारा करता था। पर ऐसी सिचुएशन उसकी तब तक ही रहती है जब उसकी बहन का जन्म होता है और उसकी बहन का नाम होता है उमे। उमे के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी और उन्हें एक बीमारी थी जिसका नाम उमे ही था और उसी
उसी के आधार पर इसका नाम भी उमे रखा गया। जब दाकी बड़ी हो जाती है तब वो काफी सुंदर दिखने लगती है, जिससे उसे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में काफी अच्छा काम मिलने लग गया था। और यहाँ पर ग्योतारो पैसा वसूली का काम करता था, यानी कि दाकी के जो क्लाइंट होते थे वो उनसे पैसा वसूलता था, क्योंकि यहाँ पर ग्योतारो लड़ाई में काफी अच्छा था। एक दिन दाकी का उसके क्लाइंट के साथ झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से दाकी अपने क्लाइंट की आंख फोड़ देती है। और उसका जो क्लाइंट था वो एक सामुराई था, जिस वजह से वो सामुराई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिस वजह से वो दाकी को जिंदा ही जला देता है। और जब ग्योतारो को ये बात पता चलती है तब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपनी बहन को वहां से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले वो उस समुराई और उसके साथ में जो औरत थी उन दोनों को मार डालता है। और फिर वो दाकी की बॉडी को लेकर इधर उधर भटकने लगता है। और काफी टाइम तक भटकने के बाद इन लोगों को मिलता है अपर मून टू डोमा। वेल मैं आपको बता दूं कि जब ग्योतारो डोमा से मिला था तब उसकी रैंक अपर मून 6 थी और फिलहाल उसकी रैंक अपर मून 2 है। तो यहाँ पर डोमा ग्योतारो को ऑफर देता है डीमन बनने का, और फिर ग्योतारो भी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और दाकी को भी एक डीमन बना देता है। और आगे तो हम सबको पता ही है। तो अब नंबर 4 पर आती है अपने इगुरो ओबनाई की बैक स्टोरी। ओबनाई ने बताया था कि उसका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसके पास अंधा पैसा था, और ओबनाई की फैमिली में 300 सालों के अंदर एक लड़का पैदा हुआ था जो कि था ओबनाई, और जिसकी दोनों आंखों का कलर एकदम अलग अलग था। और ये उसकी फैमिली में काफी ज्यादा रेयर इवेंट था, क्योंकि उसकी फैमिली में 300 सालों के अंदर कोई लड़का पैदा हुआ था। और ओबनाई की जो फैमिली थी वो एक डीमन की पूजा करते थे, क्योंकि वो डीमन उसे काफी ज्यादा हीरे और मोती लाकर देता था, और ये उसे एक ह्यूमन देते थे खाने के लिए। और तो और ओबनाई को बचपन से ही एक जेल में रखा गया। वो डीमन तो ओबनाई को बचपन में ही खा लेता, लेकिन उसको ओबनाई के अंदर कुछ स्पेशल लगा था, क्योंकि उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। तो उस डीमन ने ओबनाई को काल कोठरी में कैद करवा दिया जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। और जब भी ओबनाई सोता तब उसे रात को ऐसा लगता था कि उसके ऊपर की छत पर कोई स्क्रॉल कर रहा है। और सच में ये ओबनाई के लिए काफी ज्यादा डरावना था, क्योंकि हर रात उसके साथ ऐसा ही होता था। और जब ओबनाई 12 साल का हुआ तब उसे जेल से निकाल दिया गया, और ओबनाई को उस डीमन के सामने पेश किया गया जिस डीमन की उसके घर वाले पूजा करते थे। और उस डीमन का मुंह भी एक तरफ से कटा हुआ था। और उस डीमन को देखने के बाद ओबनाई को पता चल जाता है कि यही वो डीमन है जो कि उसकी छत के ऊपर स्क्रॉल करता था और उससे डराता था। तो उस डीमन के सामने ओबनाई को पेश किया गया ताकि वो डीमन ओबनाई को खा सके। लेकिन उस डीमन ने कहा कि इसे थोड़ा और बड़ा होने दो ताकि मैं इसे चाव से खा सकूं। लेकिन उसी वक्त उस डीमन के कहने पर उन्होंने ओबनाई के मुंह को काट दिया और बहुत सारा खून निकाल लिया, और उसी खून को उस डीमन को पिला दिया, और फिर से ओबनाई को उसी काल कोठरी में कैद कर दिया। तो अगर आपने इस चीज को नोटिस किया हो तो आपको पता होगा कि उस डीमन के कहने पर ओबनाई का मुंह कटवा दिया, इसलिए ओबनाई अपने मुंह पर एक बैंडेज लगाए रखता है। खैर चलो आगे बात करते हैं। तो जब ओबनाई को फिर से एक जेल के अंदर डाला गया तब उसके पास एक छोटी सी पिन थी, और उस टाइम पर ओबनाई और किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था सिवाय काबामारू को छोड़ के। यस, काबामारू वो स्नेक है जो कि हमेशा ओबनाई के गले के ऊपर रहता है। तो आगे ओबनाई उस जेल के लोग को तोड़ देता है उस पिन की मदद से और वहां से निकल जाता है। लेकिन ये बात उस डीमन को पता चल जाती है और वो ओबनाई के पीछे चला जाता है। और रास्ते में भागते हुए इन्हें एक फ्लेम आशिरा मिलते हैं जो कि रेंगोकू के फादर थे, और रेंगोकू के फादर अपनी फ्लेम ब्रीदिंग से उस डीमन को वहीं पर काट डालते हैं। लेकिन तभी वहां पर हमें पता चलता है कि उस डीमन ने ओबनाई की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है सिवाय उसकी एक बहन को छोड़ के। लेकिन उसकी बहन भी ओबनाई को नहीं अपनाती, क्योंकि उसे लगा था कि सिर्फ उसी की वजह से उसका पूरा फैमिली खत्म हुई है। और फिर आगे ओबनाई एक डीमन स्लेयर बनने का सोचता है ताकि वो डीमंस को मार सके। तो अब नंबर 3 पर आती है अपने गेन्या और सानेमी की बैक स्टोरी। वेल इनकी बैक स्टोरी में हमें बताया गया है कि इनके बहुत सारे भाई बहन थे और इनमें से सबसे बड़ा सानेमी था। यहाँ पर सानेमी के डैड काफी ज्यादा ड्रिंक किया करते थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सानेमी की जो मॉम होती है वो अपने सभी बच्चों का पालन पोषण करने के लिए अकेले ही काम करती है। वो अपने आस पड़ोस में कपड़े धोने और बर्तन धोने जैसे काम करती है और अपने घर का गुजारा करती है। लेकिन एक दिन सानेमी की मॉम उनके घर तक नहीं आती। तभी गेन्या और सानेमी उठते हैं और देखते हैं कि आखिर उनकी मॉम अभी तक घर पे क्यों नहीं आई। तभी सानेमी कहता है तुम इन सबका ध्यान रखना, मैं माँ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और फिर सानेमी अपनी मॉम को ढूंढने के लिए चला जाता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उनकी जो मॉम होती है वो डीमन बन चुकी होती है और वो उन्हीं के बच्चों पर हमला कर देती है। यहाँ पर वो लगभग सारे बच्चों को मार ही देती है, लेकिन सिर्फ गेन्या ही बच जाता है। और फिर जब सानेमी वहाँ पर पहुंचता है तो वो अपने ही मॉम को मार डालता है। और जब सुबह सनराइज होता है तब उन्हें पता चलता है कि वो डीमन और कोई नहीं बल्कि उनकी मॉम थी। और यहाँ पर गेन्या भी सानेमी से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है क्योंकि उसने उसकी मॉम को मार डाला था। और जब सानेमी को भी इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। और यहाँ पर सानेमी फैसला करता है कि वो सभी डीमंस को मार डालेगा। और इस तरह से सानेमी रात में डीमन से मुकाबला करता है और सुबह होने तक उन्हें सनराइज में मार देता है। और फिर एक दिन सानेमी एक डीमन स्लेयर से मिलता है और वो डीमन स्लेयर सानेमी को डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताता है। और फिर सानेमी भी एक डीमन स्लेयर बन जाता है और फिर वो अपने उसी दोस्त के साथ मिलकर एक लोअर मून डीमन को मार देता है, जिस वजह से वो एक हाशिरा बन जाता है। लेकिन उस फाइट में उसका जो दोस्त होता है जिसने उसे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के बारे में बताया था वो वहां पर मारा जाता है, जिस वजह से सानेमी काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन कगाया उबुयाशिकी के काइंड नेचर की वजह से सानेमी फिर से नॉर्मल हो जाता है। और यहाँ पर खत्म होती है अपने सानेमी की बैक स्टोरी। और अब बची है अपने डीमन स्लेयर की टॉप 2 सबसे सैडेस्ट बैक स्टोरी।
तो अब नंबर 2 पर आती है अपने योरिची की बैक स्टोरी। योरिची और उसके ट्विन ब्रदर मिचिकात्सु ने इसुकी क्लैन में जन्म लिया। ये दोनों ही भाई सेंगोकू एरा में पैदा हुए थे, जो कि तांजरो के समय से लगभग 300 साल पुराना है। उस समय में ट्विंस का पैदा होना काफी ज्यादा अशुभ माना जाता था और योरिची जब पैदा हुआ था तब उसके सिर पर एक मार्क था, जिसकी वजह से योरिची के फादर ने अपने ही बेटे को मारने की ठान ली थी। लेकिन योरिची की मॉम ने योरिची के फादर से लड़ाई करके योरिची को बचा लिया था और योरिची जब पैदा हुआ था तभी उसके फादर ने उसके फ्यूचर का डिसाइड कर लिया था कि जब वो 10 ईयर का होगा तभी उसे मोंक बनने के लिए एक टेंपल में भेज दिया जाएगा। बेसिकली वो अपने बड़े बेटे मिचिकात्सु को अपना वारिस बनाना चाहते थे, जो कि तलवार चलाना सीखेगा और एक समुराई बनेगा। लेकिन उनका छोटा बेटा 10 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ देगा और इसीलिए वो अपने बड़े बेटे का नाम मिचिकात्सु रखते हैं, जो कि आगे चल के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल बने। और छोटे बेटे का नाम उसकी माँ रखती है, जो कि है योरिची। वो इसका नाम योरिची इसीलिए रखते हैं ताकि वो चाहते हैं कि योरिची उनका छोटा बेटा रिश्तों को समझे, मतलब कि लोगों के बीच का रिश्ता। मिचिकात्सु और योरिची का पालन पोषण काफी अलग अलग तरीके से हुआ था। जहाँ बड़े बेटे मिचिकात्सु को अच्छा खाना मिलता, अच्छे कपड़े मिलते और रहने के लिए एक काफी अच्छा रूम दिया जाता था, और वहीं छोटे बेटे योरिची को खराब खाना और खराब कपड़े मिलते थे और वहीं रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिलता था, जो कि सिर्फ एक बच्चे के लिए था। जब योरिची 2 साल का होता है तब उसके पिताजी उसे कहते हैं कि वो एक अनलकी और अनवॉन्टेड चाइल्ड है और तुम हमारी फैमिली का नाम मिट्टी में मिला दोगे। और ये सुन के योरिची कुछ नहीं बोलता सिवाय सॉरी के, और उसे ऐसा लगा कि वो एक अनलकी और अनवॉन्टेड चाइल्ड है और वो उसको कहीं पर भी फील नहीं कराना चाहता था, और इसीलिए योरिची वहाँ पर और कुछ बोला भी नहीं। योरिची को ऐसा लगता था कि उसका पैदा होना ही गलत है। किसी से भी बात न करने के कारण योरिची की मदर को ऐसा लगने लगा कि योरिची एक डफ है, इसीलिए वो योरिची को एक हानुफादा इयरिंग देती है और ये उसके लिए एक चार्म था जिससे उसके ईयर्स ठीक हो जाए। और उसी वक्त योरिची अपनी मॉम से पहली बार बात करता है और योरिची की मॉम को विश्वास हो जाता है कि उसका बेटा डफ नहीं है, और योरिची की मॉम समझ जाती है कि योरिची बात इसीलिए नहीं करना चाहता था ताकि वो अपने पिताजी को प्रोटेक्ट कर सके। और इन दोनों में योरिची के फादर और उसकी मदर के बीच काफी ज्यादा झगड़े होते थे, इसीलिए क्योंकि योरिची के फादर इन दोनों बच्चों में हमेशा भेदभाव करते रहते थे। पर मिचिकात्सु भी इन बातों को थोड़ा बहुत नोटिस कर रहा था और वो अपने छोटे भाई योरिची से छुप छुप के मिलने जाता रहता था। और मिचिकात्सु के पिताजी को जब ये बात पता चलती है तब वो मिचिकात्सु को मारते भी थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका बड़ा बेटा मिचिकात्सु योरिची के लिए कोई हमदर्दी दिखाए। और ऐसे ही मिचिकात्सु एक दिन अपने छोटे भाई योरिची से मिलने जाता है और उसे एक फ्लूट देता है, यानी कि एक बांसुरी देता है। योरिची को ये बांसुरी काफी ज्यादा पसंद आती है और योरिची हमेशा इस बांसुरी को अपने पास ही रखता है। योरिची को अपना बड़ा भाई मिचिकात्सु बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके दर्द को समझ रहा है। लेकिन योरिची को क्या पता था कि मिचिकात्सु उसके दर्द को नहीं समझ रहा बल्कि उसके लिए दया कर रहा है। वेल गाइस, योरिची की बैक स्टोरी थोड़ी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मैंने उसे पूरी तरीके से कवर नहीं किया। लेकिन अगर आप लोग योरिची की बैक स्टोरी को फुल डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब फाइनली नंबर 1 पर आती है अपने अकाजा की बैक स्टोरी। तो देखो, अकाजा जब पैदा हुआ था तब इसके 2 दांत काफी ज्यादा नुकीले और बड़े थे, इसीलिए कई लोग अकाजा को एक डीमन चाइल्ड कहा करते थे। और हाँ, जब अकाजा ह्यूमन था तो उसका रियल नेम हकुजी था। और जब हकुजी 11 साल का हुआ तब उसके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहने लगी, जिसकी वजह से वो काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। और अपने पिता के लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए हकुजी चोरी करने लगा था। और जब भी हकुजी पकड़ा जाता था तब उसे काफी बुरी तरीके से पीटा जाता था और साथ ही उसके शरीर पर एक निशान बना दिया जाता था, जो कि एक क्रिमिनल होने का निशान था और उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता था। हकुजी को इतना स्ट्रॉन्ग बनना था कि जब भी वो चोरी करे तो कोई भी उसे न रोक पाए, और जो पैसे उसने चोरी किए हैं उससे वो अपने डैड का इलाज करा सके। लिटरली अकाजा को बस अपने डैड को जिंदा रखना था, उसके लिए अकाजा किसी भी हद तक जा सकता था। और जब अकाजा तीसरी बार चोरी करते वक्त पकड़ा गया तब उसे ये कहा गया कि अगर तुम अब चोरी करते वक्त पकड़े गए तो तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। लेकिन अकाजा ने इसका जवाब हंसते हुए कहा कि अगर तुम मेरे हाथ काट दोगे तो मैं अपने पैरों से चोरी करूंगा। और जब अकाजा अपनी पिटाई के बाद घर जा रहा था तब रास्ते में एक आदमी ने उसे कहा कि उसके पिताजी ने सुसाइड कर लिया है, और साथ ही एक नोट लिखा है। और उस नोट में ये लिखा था कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से कोई क्रिमिनल बनो, और ना ही मैं चोरी के पैसों पर जिंदा रहना चाहता हूँ। और हकुजी के पिता के जाने के बाद हकुजी पूरी तरीके से टूट चुका था, उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं बची थी। अपने पिता को खो देने के बाद हकुजी काफी ज्यादा गुस्से में रहता था, यहाँ तक कि वो जिस गाँव में रहता था उसी गाँव के लोगों से बेवजह लड़ने लगा। एक दिन अकाजा ने 7 लोगों को
को लगभग जान से मार ही दिया था। लेकिन तभी वहाँ पर एक केजो नाम का मार्शल आर्टिस्ट आ जाता है और उन लोगों को हकुजी से बचा लेता है। और वो हकुजी से कहता है बिना किसी वेपन के तुम इतनी कम उम्र में इतने बड़े लोगों को कैसे मार सकते हो। केजो अकाजा को ये ऑफर करता है कि वो उसके डोजो में शामिल हो जाए, जो कि वो अपने घर पर चलाता है। लेकिन अकाजा बिना कुछ ही सुने केजो को मारने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन केजो बड़े ही आसानी से अकाजा को हरा देता है और उसे हराने के बाद वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने घर पे वो उसे अपनी बेटी कोयुकी से मिलाता है। केजो की बेटी कोयुकी बहुत ज्यादा बीमार थी, वो कोई भी काम अपने खुद से नहीं कर सकती थी। कोयुकी इतना ज्यादा बीमार रहती थी कि उसे पानी पीने के लिए भी किसी की जरूरत पड़ती थी। इसीलिए केजो अकाजा के सामने एक ऑफर रखता है कि तुम मेरी बेटी की देखभाल करो ताकि मैं बाहर जाकर कुछ काम कर सकूं। अकाजा ये देखकर काफी हैरान था कि उसे पता है कि मैं एक क्रिमिनल हूँ, फिर भी ये अपनी सबसे कीमती चीज की जिम्मेदारी एक क्रिमिनल के हाथों दे रहा है। और ये देखकर अकाजा काफी खुश हुआ और उसने ये काम काफी हंसी खुशी किया। अकाजा कोयुकी की देखभाल भी करता था, साथ ही घर को भी अच्छे से संभालता था और साथ ही वो केजो से मार्शल आर्ट्स भी सीखता था। अकाजा की लाइफ अब काफी अच्छी हो चुकी थी और अब उसे जीने की एक वजह भी मिल चुकी थी। एक दिन केजो एक बुजुर्ग आदमी की जान बचाता है लुटेरों से और वो बुजुर्ग आदमी केजो से काफी ज्यादा खुश होके उसे अपना डोजो स्कूल दे देता है। उस बुजुर्ग आदमी के अपने कोई बेटे नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ लोग थे जिनकी नजर उस बुजुर्ग आदमी की डोजो की स्कूल पर थी। और जैसे ही वो केजो को मिला वो लोग केजो से जलने लगे। वो लोग किसी भी तरीके से उस डोजो स्कूल को केजो से हथियाना चाहते थे। अब अकाजा 18 साल का हो चुका था और कोयुकी 16 साल की हो चुकी थी और अब कोयुकी खुद से चल फिर सकती थी और उसकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी। एक दिन केजो अकाजा को बुलाकर कहता है कि तुम मेरी बेटी और इस डोजो स्कूल की जिम्मेदारी रख लो, मतलब कि मेरी बेटी से शादी कर लो। ये सुनकर अकाजा काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अकाजा को लगा था कि उसके हाथ पर जो क्रिमिनल के निशान है उसे देखकर कोई भी उसे अपना नहीं समझेगा। लेकिन इन दोनों ने अकाजा को अपना समझा और उसे काफी ज्यादा खुश रखा, साथ ही उसे एक नई लाइफ दी। और ये देखकर अकाजा बहुत ही ज्यादा खुश था और इस खुशखबरी को देने के लिए वो अपने पिता की कब्र के पास जाता है और वो अपने पिता की कब्र से कहता है कि वो अब शादी कर रहा है और अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है। और जब अकाजा वापस आता है तब रास्ते में उसे एक आदमी कहता है कि तुम्हारे जो राइवल्स थे उन्होंने तुम्हारे घर के कुएं में जहर मिला दिया था और उस पानी को पीकर केजो और कोयुकी दोनों ही मर चुके हैं। अकाजा बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि एक बार फिर से उसकी लाइफ पूरी तरीके से ब्रोकन हो चुकी थी। अब अकाजा को बस उनसे अपना बदला लेना था, इसीलिए अकाजा उनके डोजो में जाता है और उन सभी सड़सठ मार्शल आर्ट्सों को सिर्फ अपने हाथों से खत्म कर देता है। ये किस्सा इतना खतरनाक था कि किसी को लगा ही नहीं था कि ये काम किसी इंसान ने किया है। अब अकाजा की लाइफ फिर से पहले जैसी हो चुकी थी। अकाजा ने कोयुकी से प्रॉमिस किया था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वो हर सिचुएशन में कोयुकी की हेल्प करेगा, लेकिन अकाजा अपने प्रॉमिस को नहीं निभा पाया। खून से लथपथ और निराश अकाजा सड़क से होते हुए जा रहा था और उस टाइम तक गांव में ये खबर फैल चुकी थी कि यहाँ पर एक डीमन है जिसने 67 लोगों को अपने हाथों से मार डाला। और अब मुजान उस डीमन से मिलने आया था, लेकिन उसे पता चलता है कि ये तो एक 18 साल का बच्चा है। मुजान अकाजा की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है, लेकिन अकाजा मुजान को मारने के लिए गुस्से में उसकी तरफ आगे आता है, पर मुजान अपना हाथ उसके सर में घुसाकर उसे मार डालता है और उसके अंदर अपना डीमन ब्लड डाल देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे ब्लड को सहन कर पाए तो तुम एक काफी पावरफुल डीमन बन पाओगे। और इसी तरीके से वो हीरो जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरीके से खो दिया था वो बनता है एक डीमन। मुजान अकाजा की सारी पुरानी मेमोरीज को मिटा देता है। अब अकाजा सिर्फ मुजान के लिए काम करेगा, अब उसे अपने अतीत से कोई लेना देना नहीं है।